नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, हमारा लेसन चल रहा है 6 नंबर। लेसन का नाम है डीसी जनरेटर। उसकी अब तक अपने 11 क्लास लगा चुके हैं। आज हम 12वीं क्लास उसकी पढ़ते हैं और 12वीं क्लास के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्प्यूटेशन, दिक् परिवर्तन। उससे पहले साथियों, मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐड हैं जो मेरे यूट्यूब पर फॉलोवर भी हैं, तो उन सबको मैं डेली के 5 क्वेश्चन सेंड करता हूं और वो मेरे को उत्तर भी कई स्टूडेंट भेजते हैं। और अब उनका अपने जवाब देखते हैं, उत्तर देखते हैं कि जो 5 क्वेश्चन अपने डेली के करते हैं उनके क्या क्या उत्तर हैं। तो 12 अक्टूबर को मैंने 5 प्रश्न भेजे थे। उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि ओम का नियम किन किन युक्तियों में लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम किन किन युक्तियों में लागू नहीं होता है, तो ओम का नियम मेनली अगर अपने याद करेंगे तो ओम का नियम क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। यानी किसी भी एक परिपथ के अंदर जहां फिजिकल कंडीशन परिपथ की कांस्टेंट रहती है, तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, ये सब अगर कांस्टेंट रख दिया जाए किसी परिपथ के अंदर, तो विभवांतर का मान उस प्रतिरोध के अंदर धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यह ओम का नियम किस परिपथ पर लागू नहीं होता, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उन पर लागू नहीं होता। जैसे बात करें जितने भी डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर्स हैं, उनमें ये जो नियम है वो लागू नहीं होता। इस अपने सर्किट को बोलते हैं नॉन लीनियर सर्किट, अरेखीय सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ ये लागू नहीं होता। वैक्यूम ट्यूब्स में लागू नहीं होता। जहाँ हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी वहाँ ये लागू नहीं होगा। उसके अलावा जहाँ मतलब मेनली अगर याद करेंगे तो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, जहाँ सेमीकंडक्टर है, जहाँ इंसुलेटर है, वहाँ ये ओम का नियम लागू नहीं होने वाला। तो ये बात आप याद रखना साथियों, ओम का नियम यहाँ लागू नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन था किरचॉफ का नियम किन किन युक्तियों में लागू नहीं होता। तो किरचॉफ का नियम कहाँ लागू नहीं होता, इसके लिए मैंने किरचॉफ के नियम वाली क्लास लगाई थी, काफ़ी बहुत बड़ी, 1 घंटे की लगभग क्लास थी। केसीएल और केवीएल दो नियम किए थे किरचॉफ के, और बताया था आपको कि दोनों जो नियम है ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का मतलब ये बनता है कि जहां समान प्रकृति के लोड नहीं है, अर्थात एक लोड प्रतिरोधी लोड है, दूसरा इंडक्टिव लोड है, एक इंडक्टिव है, दूसरा कैपेसिटिव है, तो वहां ये जो किरचॉफ के नियम लागू नहीं होते। तीसरा क्वेश्चन था मेगर का उपयोग क्या जांचने के लिए करते हैं। तो मेगर एक ऐसा उपकरण है जो कि हाई रेजिस्टेंस को मापता है। तो हाई रेजिस्टेंस तो इंसुलेशन का ही होता है। तो मेनली जो मेगर का यूज है वो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। IR वैल्यू के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए। और ये भी याद साथियों साथ साथ में करते रहिएगा कि इलेक्ट्रिकल नियम हमें ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल जो उपकरण है उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है कम से कम वो 1 मेगा ओम तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा है तो अच्छा है, परंतु कम से कम 1 मेगा ओम यानी कि 10 लाख ओम एक कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण का होना, प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध होना चाहिए। मेगर के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, लाइन और अर्थ का। ये क्वेश्चन एक बार अपने आया था कंपटीशन के अंदर कि मेगर के 2 टर्मिनल के नाम बताइए। तो L व E। L अपने वहाँ टर्मिनल लगाना है जहाँ अपने कोई अगर अपने केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस नाप रहे हैं तो केबल के कंडक्टर के अंदर L लगाना है, और E है वो केबल के इंसुलेशन पर लगाना है। और मेगर का उपयोग करने से पहले आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जिस भी इलेक्ट्रिकल उपकरण का आप इंसुलेशन प्रतिरोध मापना चाहते हो उसको पहले सप्लाई से पृथक कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए, अन्यथा मेगर खराब हो जाएगा और आपको विद्युत का झटका भी लग सकता है। चौथा क्वेश्चन था एक ओपन सर्किट की पावर लॉस कितनी होती है। तो ओपन सर्किट में क्योंकि करंट का मान 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है परंतु करंट का मान वहां 0 है, इसलिए पावर लॉस भी 0 होती है। फिर एक क्वेश्चन था 5वां, 1 मिली एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं। मिली एम्पियर थोड़ा बड़ा मात्रक है माइक्रो एम्पियर से।
तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में अगर संबंध को देखा जाए तो 1 मिली एम्पियर में 1000 यानी 10 टू दी पावर 3 माइक्रो एम्पियर होता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर किया था कि यदि किसी परिपथ में वोल्टेज को 1/√2 कर दिया जाए, यदि किसी परिपथ के अंदर वोल्टेज को 1/√2 कर दिया जाए तो पावर खपत जो होगी वो कितनी होगी। तो वोल्टेज जो होती है और पावर खपत जो होती है किसी परिपथ के अंदर, उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, तो वोल्टेज और पावर खपत में रिलेशन होता है कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज की स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वोल्टेज का मान बताकर अगर पावर खपत पूछ ली जाए तो पावर जो होती है वोल्टेज की स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो वोल्टेज अगर 1/√2 हो रहा है तो पावर जो होगी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो पावर जो खपत होगी वो आधी रह जाएगी। दूसरा क्वेश्चन था, एक R ओम के प्रतिरोध के सीरीज में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। यदि 15 ओम की पावर खपत 60 वाट है तथा परिपथ की कुल पावर खपत 100 वाट है तो R का मान क्या होगा। R और एक 15 ओम का दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है और 15 ओम की जो पावर लॉस है वो 60 वाट है और टोटल 100 है, तो R की पावर लॉस वो आ गई 40 वाट, क्योंकि टोटल 100 है उसमें से 15 ओम वाला वो 60 वाट पावर लॉस कर रहा है, तो R ओम में वो 40 ओम करेगा, 40 वाट करेगा। तो 15 ओम उसका रेजिस्टेंस है और 60 वाट उसकी पावर लॉस है, तो यहाँ से अपने उसकी एक करंट निकाल सकते हैं उस प्रतिरोध की। तो यहाँ से जब करंट का मान अपने पास में आ जाएगा और यहाँ से करंट का मान आ जाएगा, कि करंट का मान कैसे निकालेंगे साथियों, देखो आप एक्चुअली मेरा अपना सवाल जो है कि R ओम का एक रेजिस्टेंस है, एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों सीरीज क्रम में कनेक्ट है, ये 60 वाट का पावर लॉस कर रहा है और टोटल जो पावर लॉस है PT वो 100 वाट है। पूछा है R का मान क्या है, तो यहां से पहले आप करंट निकाल लीजिए I। पावर का फार्मूला होता है I² × R, पावर है 60 वाट, करंट आपको मेजर करनी है और R का मान जो है वो है 15 ओम। जब I² निकालोगे तो 4 आ जाएगा, I का मान आ जाएगा 2 एम्पियर, I का मान आ गया 2 एम्पियर, क्योंकि इसकी पावर लॉस 40 वाट है और इसकी करंट अपने मेजर कर चुके हैं 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज क्रम में करंट तो इक्वल रहने वाली है। तो यहाँ से आपके पास करंट भी है और पावर भी है, तो यहाँ से आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। प्रतिरोध का फार्मूला यही लगाना, P = I² × R। P का मान 40 है, I का मान आपने अभी भी ज्ञात किया 2 का स्क्वायर 4 और R का मान यहाँ से आ जाएगा 10 ओम, तो 10 ओम इसका R का मान होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने कंपटीशन में आने के बहुत चांस रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन था 100 वाट / 200 वोल्ट। 100 वाट / 200 वोल्ट के 5 लैंपों को अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए और एक लैंप पर 100 वोल्टेज दी जाए तो परिपथ की कुल पावर लॉस क्या होगी। देखो दोस्तों, 100 वाट / 200 वोल्ट का एक लैंप है और ऐसे 5 हैं और पैरेलल में जुड़े हैं और 100 वोल्टेज एक पर जा रही है तो सब पर 100 वोल्ट ही आने वाली है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर रहती है। तो 200 वोल्ट पर पावर लॉस होता है 100 वाट का और वोल्टेज दी जा रही है 100 वोल्ट। देखो 200 वोल्ट पर पावर लॉस हो रहा है 100 वाट का और वोल्टेज दी जा रही है 100 वोल्ट। तो पावर लॉस जो होगा, अभी अभी हमने सीखा, पावर लॉस वोल्टेज की स्क्वायर के समानुपाती है। वोल्टेज आधा हो रहा है तो पावर लॉस आधे का भी स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, यानी इसका पावर लॉस 25 वाट हो जाएगा। तो एक लैंप का अगर 25 वाट हो रहा है, सभी की रेटिंग समान है और सब पर वोल्टेज भी समान आ रही है, तो 5 लैंप है, 25 × 5 125 टोटल पावर लॉस का नुकसान होगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया। चौथा क्वेश्चन था, यदि किसी प्रतिरोध की चालकता यदि किसी पदार्थ की चालकता 0.05 साइमन है तथा उसके मध्य 50 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है तो उस पदार्थ की पावर खपत क्या होगी। यानी हमें G का मान, कंडक्टेंस का मान दिया है 0.05 साइमन और हमें वोल्टेज का मान दिया है 50 वोल्ट। हमसे पूछा जा रहा है पावर लॉस। तो पावर लॉस का फार्मूला अगर पहले आप देखिएगा, डायरेक्ट मैंने G के फॉर्म में भी फार्मूले शायद आपको बताए होंगे जब अपने DC थ्योरी का लेसन किया था।
तो अगर वो फार्मूला याद नहीं है तो बना सकते हो, यहां से आप आर याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस का बिल्कुल उल्टा रेजिस्टेंस, तो उल्टा करोगे जब 0.05 का, तो आपको यहां मिलने वाला है 20 ओम प्रतिरोध होगा। जिस पदार्थ की चालकता 0.05 साइमन है, उस पदार्थ का प्रतिरोध 20 ओम है, क्योंकि अगर आप समझते हो प्रतिरोध जो होता है वो चालकता का उल्टा है, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे, तो 0.05 का उल्टा कितना होता है 1/0.05, तो इसका प्रतिरोध आ गया 20 ओम। आसान पड़ेगा, V²/R करके आप इसका पावर लॉस ज्ञात कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन था 10 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट और 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट। 10 वाट ओब्लिक 200 और 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट के दो लैंप हैं, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा गया है और 400 वोल्ट सप्लाई दी गई है, तो दोनों लैंपों की कुल पावर खपत बताइए। कुछ ऐसा क्वेश्चन है साथियों, याद इसको थोड़ा आप लिख लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो काफी अच्छा ये भी क्वेश्चन है। दो लैंप हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक लैंप की जो पावर रेटिंग है या जो रेटिंग है वो इस प्रकार से है, दूसरा लैंप 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट का है, टोटल वोल्टेज यहाँ से शायद 400 वोल्ट जा रही है और पूछा जा रहा है कि कुल पावर लॉस बताइए। तो कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट तो ऐसा काम करेंगे कि ये सोचेंगे कि 200 वोल्ट और 200 वोल्ट टोटल जा रही है 400 वोल्ट, तो सोचेंगे कि 200 दोनों पर आ जाएगी, डिवाइडेशन हो जाएगा वोल्टेज का, और 10 वाट और 100 वाट 110 वाट इसकी टोटल पावर लॉस आ जाएगी। या कुछ अन्य तरीके से करेंगे, इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर कर दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ कर कर V²/R से पावर लॉस ज्ञात करना चाहेंगे और इसका कुछ ना कुछ एक मान निकाल देंगे कि इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, दोनों का ऐड करके जोड़ करके V²/R से वो पावर लॉस ज्ञात करना चाहेंगे, तो वो गलत है। क्योंकि कारण उसका है, क्योंकि अगर आप इसका पहले रेजिस्टेंस अगर ज्ञात करना चाहते हो, 10 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट लैंप का अगर प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हो, तो इसके लिए आप फार्मूला लगाइए V²/P, जो कि हम पावर डीसी थ्योरी लेसन में बहुत अच्छे ढंग से कर चुके हैं। तो V का मान यहाँ से 200 × 200 और पावर है इसकी 10 वाट, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4000 ओम आ गया, इसका रेजिस्टेंस आ गया 4000 ओम। क्योंकि ये इससे 10 गुना ज्यादा है, इसकी जो वाटेज है वो 10 गुना ज्यादा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 10 गुना कम आएगा। क्योंकि जिस लैंप का या जिस भी पदार्थ का पावर ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है, उतना गुना ही कम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 400 ओम। फिर अगर आप इन दोनों को जोड़ कर दोगे तो आपको उत्तर मिलेगा 4400 ओम टोटल प्रतिरोध। हमारे पास वोल्टेज है 400 वोल्ट, तो यहां से आप पावर लॉस ज्ञात करने के लिए फार्मूला कहीं लगा दो, V²/R से पावर लॉस ज्ञात करोगे, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहला जो लैंप है, आप ये देखिए एक बार, पहला जो लैंप है या जो दूसरा लैंप है, इन पर एक्चुअल में वोल्टेज आ कितनी रही है। आप एक बात समझो, जब कोई भी लैंप है या कोई भी पदार्थ है उस पर जो रेटिंग लिखी होती है वो मैक्सिमम रेटिंग होती है उसकी, यानी ये मैक्सिमम 200 वोल्ट को ही सहन कर पाएगा। अगर इस पर ज्यादा वोल्टेज आ जाएगी तो ये खराब होने वाला है। हर कोई भी पदार्थ है उस पर जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है जो उस पर रेटिंग लिखी है वो मैक्सिमम रेटिंग और मैक्सिमम वोल्टेज पर वो रेटिंग होती है। उससे ज्यादा अगर अपने वोल्टेज देते हैं तो वो फिर वो खराब हो सकता है। तो अपने एक बार कैलकुलेट करते हैं कि इस 100 वाट पर कितनी वोल्टेज आने वाली है। इसकी मैक्सिमम वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो उसके लिए मेरे को वोल्टेज निकालनी है, तो पहले मेरे को करंट इसके लिए चाहिए। तो करंट निकाल देते हैं एक बार, V/R। तो करंट जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो करंट का मान आ जाएगा, एक के अंदर अगर आप 11 का भाग दोगे तो 0.09 एम्पियर आ गया, 0.09 एम्पियर आ गया करंट का मान। दोनों में करंट तो इक्वल है। तो मैं एक बार ज्ञात कर लेता हूं कि 100 वाट पे एक्चुअल वोल्टेज आने कितनी वाली है। 400 वोल्ट अगर सप्लाई देंगे तो 100 वाट पर कितनी वोल्टेज आएगी, तो V बराबर I × R। I मैंने अभी भी ज्ञात किया 0.09 और प्रतिरोध तो मैंने पहले ही ज्ञात कर रखा था 400। इसका देखना चाह रहा हूं एक बार,
इसको जब आप हल करोगे तो आपको पता चलेगा 360 वोल्ट। 360 वोल्ट इस पर वोल्टेज आएगी अगर ऐसा कोई सिस्टम हुआ जिसमें टोटल वोल्टेज 400 है और इस प्रकार से लैंप जुड़े हैं। अब आप खुद देखिए, ये जो लैंप है 200 वोल्ट इसकी मैक्सिमम रेटिंग है। अगर आप इसको 360 वोल्टेज किसी तरीके से दिलवा दी तो ये लैंप तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, पावर का जो नुकसान है वो होगा ही नहीं, क्योंकि लैंप खराब हुआ, आगे जो करंट का रास्ता वो टूट गया, करंट है नहीं, तो पावर लॉस भी हमारा होगा 0 वाट। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों, 0 वाट। इस प्रकार से हमारे ये 5-5 क्वेश्चन थे वो हो गए थे। पीछे जो 5-5 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उनके लिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले आर्मेचर रिएक्शन की क्लास लगाई थी, उसमें मैंने पूरे विस्तार से वो काफी सारे क्वेश्चन थे वो मैंने बता भी दिए थे। तो डेली के 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई साथी पहली बार मेरी क्लास देख रहा है तो आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हो, अगर आपको तैयारी करनी है तो इस नंबर पर, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन नंबरों पर आप मैसेज कर कर मेरे से बोल सकते हो कि आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो वहाँ डेली के 5 क्वेश्चन या अन्य जो भी इलेक्ट्रिकल जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, कोई पीडीएफ है या इसके अलावा और भी कोई न्यूज़ है तो वो मैं सेंड करता रहता हूँ। और अगर आपको ऐड होना है तो इस नंबर पर आप मेरे को बोल सकते हो। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से अपने जो ये अब अपने पढ़ते हैं डीसी जनरेटर का जो हमारा टॉपिक है कम्यूटेशन, ये देखते हैं पूरे विस्तार से। तो देखो साथियों, अब तक अपने डीसी जनरेटर की 11 क्लास तो हो चुकी हैं और शायद ये आज की क्लास और उसके बाद एक क्लास और लगेगी जिसके अंदर हम डीसी जनरेटर के सारे लॉसेस पढ़ेंगे, क्षतियां पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कम्यूटेशन इफेक्ट क्या होता है। ये डीसी जनरेटर का एक प्रभाव है जो कि प्रत्येक डीसी जनरेटर में होता है। होता क्या है साथियों, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कम्यूटेशन और कम्यूटेटर थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा सा क्या पूरा ही मिल रहा है। तो यानी कि कुछ कम्यूटेटर से इसका कुछ रिलेशन है। और कम्यूटेटर के बारे में अपने पूरे विस्तार से पढ़ा था कि एक डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज करता है। तो ध्यान से आप अगर देखोगे कि कम्यूटेटर या कम्यूटेशन जो इफेक्ट है, कम्यूटेशन जो प्रभाव है, ये एक्चुअल में कम्यूटेशन जो इफेक्ट है ये क्या होता है, पूरे विस्तार से आप इसको समझिएगा। कि अपने ये समझते हैं कि कोई भी डीसी जनरेटर है उसके अंदर क्या होता है कि आर्मेचर के अंदर लेप या वेव वाइंडिंग होती है और वो वाइंडिंग कम्यूटेटर पर आकर सोल्डर हो जाती है एक राइजर पॉइंट पर। कैसे सोल्डर होती है, कैसे दिखावट में दिखाई देता है कम्यूटेटर या आर्मेचर की वाइंडिंग, उसके बारे में मैंने क्लास लगाई थी जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकली दिखाया था कि आर्मेचर कैसा होता है और कम्यूटेटर कैसा होता है और राइजर कहाँ होता है जहां आर्मेचर की वाइंडिंग और कम्यूटेटर की जो पत्तियां हैं सेगमेंट्स, वहां ये वाइंडिंग सोल्डर हो रही है। तो वो बताया था मैंने आपको। तो होता क्या साथियों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कम्यूटेटर की सेगमेंट्स हैं, कम्यूटेटर के ये सेगमेंट्स हैं 3-4 और यहाँ ये आर्मेचर की कोई वाइंडिंग है, ये आके यहाँ राइजर पर आकर सोल्डर हो रही है। इस प्रकार ये वाइंडिंग यहाँ आकर सोल्डर हो रही है, ये पॉइंट है जहां आकर सोल्डर हो रही है। ये बीच में जो आप जो लाइन देख रहे हो, ये बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है जो कि माइका है, अभ्रक है। ये काफी बार कंपटीशन में पूछा गया है कि कम्यूटेटर के सेगमेंट्स के मध्य कौन सा इंसुलेटिंग, कौन सा अचालक पदार्थ भरा जाता है, तो वो अभ्रक होता है। काफी अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है, काफी उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 100 केवी प्रति एमएम से भी ज्यादा होती है। तो काफी अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला ये अभ्रक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब अगर अपने ध्यान से देखेंगे, ये आर्मेचर के वाइंडिंग्स हैं और ये कम्यूटेटर की पत्तियां हैं, यहाँ ये वाइंडिंग आकर सोल्डर हो रही है।
अब हो क्या रहा है एक्चुअल के अंदर, आप अगर बनावट में देखोगे तो कम्यूटेटर ये वर्ताकार आकृति होती है, लेकिन समझना है अभी, इसलिए अपने इसको एक बार अपने इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आप मान लीजिए ये बाइंडिंग 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3, ये 4 और ये 5 नंबर कोई बाइंडिंग है, और हमारा जो कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन ब्रश लगा होता है, ये कार्बन ब्रश है जो कि रोटेट नहीं होता, रोटेट होता है आर्मेचर और उसके साथ सोल्डर किया हुआ कम्यूटेटर। जिस गति पर आर्मेचर रोटेट होता है उसी गति पर ही कम्यूटेटर रोटेट होता है, दोनों साथ साथ रोटेट होते रहते हैं, और कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के साथ में चिपका रहता है, वो रोटेट नहीं होता। उसका काम है कार्बन ब्रश का करंट को कलेक्ट करके लोड को देना। तो यहाँ ये कार्बन ब्रश का मान लिया साइज एक कम्यूटेटर की पत्ती के बिल्कुल बराबर है। ये जो 1 नंबर, चलो अपने इसको भी सेगमेंट का नाम दे देते हैं 1 2 3 4, या थोड़ा इसको समझने के लिए अपने इसका नाम A, B, C और D, 4 कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं और 5 बाइंडिंग है। ये अपने इस प्रकार से सोल्डर किए, कैसे सोल्डर करते हैं और क्या कैसे ये बाइंडिंग होती है, एक क्लास लगाई थी, शायद क्लास नंबर 2 थी, वो आप उसमें देखोगे लेप और वेव बाइंडिंग के बारे में मैंने बताया था कि कैसे लेप बाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर पैरेलल कितने सर्किट निकलते हैं लेप में, वेव में कैसे करते हैं, सारा कुछ बताया था। तो वहां अगर वो क्लास अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कैसे वो आकर कम्यूटेटर के साथ सोल्डर होती है। तो वो देखने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा कार्बन ब्रश है, CB कार्बन ब्रश है ये हमारा। तो कार्बन ब्रश अभी 1 नंबर स्लिप रिंग पर है, इसको अपने स्लिप रिंग भी बोलते हैं, स्प्लिट रिंग, इसको अपने स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शायद पृथककारी वलय। ये पृथककारी वलय स्प्लिट रिंग है जो कि एक्चुअल में कम्यूटेटर ही है। ये कार्बन ब्रश 1 नंबर या A नंबर स्लिप रिंग पर है, और ये जब A नंबर स्लिप रिंग पर है ऐसा कार्बन ब्रश एक और होगा। अगर वेव बाइंडिंग है तो ऐसा कार्बन ब्रश एक और होगा। ये पॉजिटिव करंट कलेक्ट कर रहा है तो वो माइनस नेगेटिव करेगा, अगर ये नेगेटिव कर रहा है तो वो पॉजिटिव करेगा। कार्बन ब्रश की जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होती, वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही करंट कलेक्ट करेगा, और दूसरे वाला अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही करंट कलेक्ट करेगा, इनकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती। तो हो ये रहा है कि जब कार्बन ब्रश A नंबर स्लिप रिंग पर है तो ये 1 नंबर और 2 नंबर बाइंडिंग से करंट इस प्रकार से ले रहा है। ये कैसे ले रहा है, ये जो बाइंडिंग है ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रोटेट हो रही है, और इनके अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, EMF पैदा हो रहा है माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के अनुसार। वो अपने बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, पहली दूसरी तीसरी क्लास में सब कुछ पूरा डीप से डीप पढ़ चुके हैं, तभी अपने 12 क्लास पर पहुंचे हैं। तो जब ये कार्बन ब्रश यहां से इसकी लीड आ गई, पिगटेल आ गई, जब यहां से कार्बन ब्रश A नंबर स्लिप रिंग पर है, मैं इसको स्लिप रिंग बोल देता हूं, आप इसको एक्चुअली में स्प्लिट रिंग समझिएगा। तो इस पर है तो ये 1 नंबर और 2 नंबर वाइंडिंग से करंट कलेक्ट कर रहा है और आगे लोड को दे रहा है। तो मान लीजिए ये करंट आई है, ये करंट भी आई है, तो टोटल जो करंट आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2I। आर्मेचर की है तो मैं इसलिए इसको आर्मेचर करंट बोल देता हूं। 2I ये करंट हमारे पास एक कार्बन ब्रश ने निकाल कर दे दी है। तो इस प्रकार से ये हमारा 2I ये करंट बाहर निकल गई। तो इसके बाद मान लीजिए कि ये जो कम्यूटेटर है, ये जो स्प्लिट रिंग है, ये कम्यूटेटर है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मान लेते हैं कम्यूटेटर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज है तो आप समझिएगा पूरे ध्यान से कि अब ये जो कम्यूटेटर की जो स्प्लिट रिंग है ये इस प्रकार से रोटेट हो रही है। तो होता क्या है साथियों कि जो कार्बन ब्रश है ये तो रोटेट करता नहीं है, ये कम्यूटेटर की जो स्प्लिट रिंग है ये रोटेट करती है बहुत स्पीड से। तो अब इसके बाद A नंबर जब स्प्लिट रिंग आगे चली जाएगी तो इस कार्बन ब्रश पर B नंबर स्प्लिट रिंग भी आने वाली है।
उसके बाद सी आने वाली है, उसके बाद डी आने वाली है, काफी सारी आने वाली है। जितनी वाइंडिंग्स हैं उतनी ही स्प्लिट रिंग है, दोनों की संख्या बराबर है। तो एक कंडीशन ऐसे भी आएगी साथियों, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा और आपको भी ये डायग्राम बनाने चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे आर्मेचर की ये वाइंडिंग्स हैं। और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब कार्बन ब्रश ए और बी दोनों स्प्लिट रिंग को शॉर्ट भी करेगा। एक्चुअल में इनके बीच में होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, परंतु एक ऐसी कंडीशन आती है क्योंकि लगातार कम्यूटेटर तो रोटेट हो रहा है और कार्बन ब्रश उसके साथ में चिपका है, तो जब रोटेट होगा, जब ये आगे जाएगा, तो इस प्रकार आप जब इसको स्लो मोशन में देखने का समझने का प्रयास करोगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, जस्ट इसके बाद ये टाइम भी आएगा कि वो ए और बी दोनों स्प्लिट रिंग को शॉर्ट भी करेगा। उससे पहले ये होगा कि यहाँ ये 3/4 भाग और यहाँ 1/4 भाग पर भी होगा, तो भी करंट ये 2IA कलेक्ट करेगा। फिर दोनों से आधा आधा चिपका होगा तो भी ये करंट 2IA ही कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो मैं अब देखता हूं कि करंट अब ये इस प्रकार से है, 1 2 3 4 और 5 की वाइंडिंग है। अब ए और बी के साथ ये कार्बन ब्रश चिपका है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो देखिएगा अब इस परिस्थिति में कैसी होगी। तो अब ये जो कार्बन ब्रश है 3 नंबर और 2 नंबर में जो करंट की डायरेक्शन थी वो कुछ इस प्रकार से थी पहले, तो वो अब करंट की डायरेक्शन इसी प्रकार से है। तो 3 नंबर से करंट कलेक्ट करेगा और 2 नंबर से करंट कलेक्ट करेगा। इस प्रकार से यहां जो टोटल करंट है वो 2IA ही बाहर मिलेगी अपने को। ठीक है साथियों, हो क्या रहा है कि कम्यूटेटर लगातार रोटेट कर रहा है परंतु कार्बन ब्रश रोटेट नहीं कर रहे। तो कुछ टाइम के बाद, यानी कि बहुत ही कम है, ये ए जो स्प्लिट रिंग है ये थोड़ा सा आगे जाएगी और बी थोड़ी सी इस प्रकार से आएगी, क्योंकि हमारा जो आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये जो कार्बन ब्रश है ए और बी स्प्लिट रिंग को शॉर्ट भी कर रहा होगा एक समय के अंदर। तो उस समय ये इस प्रकार से करंट कलेक्ट करेगा और आगे लोड को इस प्रकार से करंट देगा। अब ध्यान रखिएगा साथियों, जब ये कार्बन ब्रश 2 स्प्लिट रिंग को शॉर्ट कर देता है उस टाइम को हम बोलते हैं कम्यूटेशन पीरियड। वो जो समय होता है वो कहलाता है कम्यूटेशन पीरियड, क्योंकि अब इस कार्बन ब्रश ने क्या काम किया, दोनों स्प्लिट रिंग को शॉर्ट कर दिया है। यह जो समय क्या कहलाता है, कम्यूटेशन पीरियड। इसके जस्ट कुछ ही क्षण बाद, सेकंड तो काफी ज्यादा टाइम हो गया, कुछ ही क्षण बाद ये कंडीशन भी आएगी कि जब कार्बन ब्रश केवल बी नंबर स्प्लिट रिंग को ही छू रहा होगा, केवल बी नंबर स्प्लिट रिंग को ही छू रहा होगा, क्योंकि लगातार तो रोटेट हो रहा है। तो ए पर है, फिर दोनों को शॉर्ट किया, फिर बी पर आया, फिर बी सी को शॉर्ट किया, फिर सी पर आया, फिर सी डी को शॉर्ट किया, फिर डी पर आया। इस प्रकार से लगातार ऐसा काम होता रहता है। तो जब बी पर आएगा कार्बन ब्रश, समझिएगा कार्बन ब्रश रोटेट नहीं हो रहा, ये जो स्प्लिट रिंग है ये रोटेट हो रही है लगातार, कम्यूटेटर। तो अब ये किस प्रकार से करंट कलेक्ट करेगा, अब आप देख रहे हो कि बी नंबर पर है, तो बी नंबर से जो वाइंडिंग जो सोल्डर हुई है वो 2 और 3 है। तो अब करंट कलेक्ट करेगा तो 2 नंबर वाइंडिंग से लेगा जब करंट है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे नहीं होने वाली, अब करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाने वाली है, क्योंकि वो करंट को कलेक्ट कर रहा है और लोड को 2IA एम्पियर करंट दे रहा है। तो जब इसको वो शॉर्ट करेगा, सॉरी बी पर आ जाएगा, तो 2IA करंट को ऐसे लेगा, 2 नंबर से IA और 3 नंबर से IA। तो ये है शॉर्ट सर्किट के बाद की कंडीशन। शॉर्ट सर्किट के अंदर तो वो वैसे ही करंट ले रहा था जैसे पहले ले रहा था, परंतु शॉर्ट सर्किट के बाद 2 नंबर वाइंडिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले की अपेक्षा करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई है। पहले इसमें करंट चल रही थी क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की भी एक पर्टिकुलर कुछ एक डायरेक्शन थी, परंतु शॉर्ट सर्किट के बाद
करंट की डायरेक्शन उसी वाइंडिंग के अंदर, 2 नंबर वाइंडिंग के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। और जब आगे ऐसा होगा, B से होता हुआ वो C पर आएगा तो दोनों को शॉर्ट करेगा, तो 3 नंबर वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन पहले क्लॉकवाइज है। और जब वो C पर आ जाएगा, कार्बन ब्रश जब C नंबर स्प्लिट रिंग पर आ जाएगा तो उसी 3 नंबर वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, जिस प्रकार 2 नंबर में हुई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा एक बार पुनः देखिएगा कि ये कम्यूटेटर की स्प्लिट रिंग है जहां आर्मेचर की वाइंडिंग सोल्डर हुई है, सोल्डर होती है ऐसा, क्योंकि कम्यूटेटर का काम है करंट को यूनी डायरेक्शनल करना, एक दिशा में कर देना। तो कार्बन ब्रश अगर ए नंबर स्प्लिट रिंग पर है तो वो 1 नंबर और 2 नंबर से करंट को कलेक्ट करके लोड को दे रहा है, तो करंट की डायरेक्शन तो होगी कुछ ना कुछ, तो वो डायरेक्शन हमने ऐसी ली है। उसके बाद वो क्या काम करेगा, कार्बन ब्रश ये रोटेट होगा, आगे जाएगा जब स्प्लिट रिंग, तो ए और बी को शॉर्ट कर देगा। जब ए और बी को शॉर्ट करेगा तो 2 नंबर वाइंडिंग में करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, वो जो पीरियड है वो कम्यूटेशन पीरियड कहलाता है। और जब बी नंबर पे आ जाएगा कार्बन ब्रश, तो 2 नंबर वाइंडिंग के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी शॉर्ट सर्किट से पहले वाली कंडीशन के, यानी इस कंडीशन के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी ये कंडीशन। तो 2 नंबर वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, अगले ही क्षण 3 नंबर में चेंज हो जाएगी करंट की डायरेक्शन, उसके अगले ही क्षण 4 नंबर में चेंज हो जाएगी, उसके अगले ही क्षण 5 नंबर में। तो ये काम लगातार होता ही रहता है, कंटिन्यूज होता है ये काम। तो क्या होता है साथियों कि ये जो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, लगातार चेंज होता है ऐसा, तो उस वाइंडिंग के अंदर जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है उसमें माइकल फेराडे का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रूल ये भी कहता है कि अगर कोई वाइंडिंग के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। आप इसको ट्रांसफॉर्मर के उदाहरण से भी समझ सकते हो कि जैसे कोई भी वाइंडिंग है, यहां अपने इसके अंदर करंट इसमें मान लो इस प्रकार से इस डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि क्लॉकवाइज है, परंतु अगर अगले ही क्षण करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाती है, इसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, पैदा हो जाता है। क्यों हो जाता है, थोड़ा डीप से अपने इसको थोड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए करंट पहले ऐसे चली इसके अंदर, मतलब क्लॉकवाइज जा रही थी इस एक वाइंडिंग के अंदर करंट, तो इसके जो फ्लक्स है, चुंबकीय जो क्षेत्र है, उसकी कुछ ना कुछ एक दिशा होगी, कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन होगी, मान लिया वो भी क्लॉकवाइज है। परंतु जब जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो माइकल फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यही कहता है कि जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल के अंदर जिसमें ये काम हो रहा है, जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, पैदा हो जाता है। या अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ कुछ और तरीके से पैदा करना है तो यहां करंट की डायरेक्शन चेंज मत करो, आप यहां कोई कंडक्टर रख दो, उसको बार बार रोटेट करवाओ। बार बार रोटेट करवाने का मतलब कंटिन्यूस रोटेट होना चाहिए, तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यहां अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ एक कंडक्टर लेना पड़ेगा और वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के पास रखना पड़ेगा और उसको रोटेट करवाना पड़ेगा, जैसे अपने डीसी जनरेटर में करते आ रहे हैं। तो माइकल फेराडे का जो नियम है वो ये बताता है कि या तो आप कोई चालक को रोटेट करवाइए किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, तो एक चालक में वोल्टेज पैदा हो जाएगी, जैसे डीसी जनरेटर में होता ही है। वरना आप एक काम और भी कर सकते हो, आप इस चालक को बिल्कुल स्थिर रखिए और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड को घुमाइए, तो भी इसके अंदर भी वोल्टेज पैदा होगी जो कि बैक ईएमएफ कहलाता है, और इसके अंदर भी वोल्टेज पैदा होगी, सेम का सेम ट्रांसफॉर्मर की तरह ही वोल्टेज पैदा होती है। जैसे ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है, ये तो अकेली वाइंडिंग है तो इसमें तो सेल्फ इंडक्शन ही हो रहा है।
तो होता क्या साथियों कि एक तो वोल्टेज इसने मैग्नेटिक फील्ड को काट कर बनाई है 2 नंबर वाइंडिंग ने, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में पड़ा है, पोलों के बीच में वाइंडिंग पड़ी है, तो एक तो उसने चुंबकीय क्षेत्र को काटकर अपने अंदर एक वोल्टेज पैदा करी है, और एक करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण इसमें एक वोल्टेज और पैदा हो जाएगी, जिसको अपने वोल्टेज बोलते हैं, बैक ईएमएफ भी बोला जाता है उसको, जो वोल्टेज पैदा होती है, और रिएक्टेंस वोल्टेज भी बोला जाता है। रिएक्टेंस वोल्टेज या तो बैक ईएमएफ बोला जाता है या रिएक्टेंस वोल्टेज बोला जाता है, जो कि शॉर्ट सर्किट के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होने के कारण इस वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज पैदा हुई है। सेम का सेम ट्रांसफॉर्मर की तरह वोल्टेज पैदा जरूर होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदली तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदली, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर कंटिन्यूस बदल रही है तो उसके अंदर एक वोल्टेज पैदा होगी, क्योंकि वही वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र को भी काटती है। घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र को जब कोई चालक काटता है तो उसके अंदर वोल्टेज तो पैदा होगी। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रोटेट कर रहा है, ये वाइंडिंग उसको काट रही है, इसमें वोल्टेज पैदा होगी। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज होने के कारण तो ये जो वाइंडिंग काट रही है उस मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसमें वोल्टेज पैदा होगी। दोस्तों अगर आप इसको पहली बार समझ रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीपली अपने कर रहे हैं, और अगर आप पूरे ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार और पुनः वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आ जाएगा समझ में, अगर नहीं आ रहा तो हो क्या रहा है कि इस 2 नंबर वाइंडिंग के अंदर एक छोटी सी वोल्टेज, छोटी सी मतलब कम मान की वोल्टेज और पैदा हो रही है, जो कि मेन मैग्नेटिक फील्ड को काटने पर जो वोल्टेज पैदा हो रही थी उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो आप समझ रहे हो कि यहां से करंट कलेक्ट कर रहा था कार्बन ब्रश 2 नंबर वाइंडिंग से, इसमें एक वोल्टेज पैदा हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड को काटने के कारण, मेन पोल के चुंबकीय ध्रुवों को काटने के कारण इसमें वोल्टेज पैदा हो रही थी। एक इसमें रिएक्टेंस वोल्टेज और पैदा हो गई, दोनों वोल्टेज आपस में अपोज करेंगी, विरोध करेंगी, और टोटल वोल्टेज हमारे पास में कम आएगी, आउटपुट में वोल्टेज कम मिलेगी, जिससे क्या होगा, लोड तो उतना ही है परंतु वोल्टेज कम होगी, तो यहाँ क्या होगा, स्पार्किंग होगी, कुछ तो स्पार्किंग होगी, वोल्टेज कम हो जाएगी, तो मशीन की जो इफिशियंसी है वो भी डाउन हो जाएगी, पावर लॉस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कम्यूटेशन क्या है, कम्यूटेशन है कि जब कार्बन ब्रश ए नंबर स्लिप रिंग पर है और जब वो घूमकर यानी कम्यूटेटर घूमकर जब आगे जाएगा तो बी नंबर पे जब आ जाएगा तो इस 2 नंबर वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, और ये चेंज होना ही कम्यूटेशन इफेक्ट कहलाता है। कि जब कार्बन ब्रश कम्यूटेटर की स्प्लिट रिंग को शॉर्ट करता है, तो शॉर्ट करने से पहले और शॉर्ट करने के बाद ए और बी को शॉर्ट करेगा, तो शॉर्ट सर्किट से पहले और शॉर्ट सर्किट के बाद उसी वाइंडिंग के अंदर एक करंट की डायरेक्शन में चेंज आएगा। यह जो प्रभाव है ये कम्यूटेशन कहलाता है, जिसे हिंदी में दिक् परिवर्तन बोला जाता है। दिक् माने दिशा, परिवर्तन माने परिवर्तित होना, तो दिशा परिवर्तित हो रही है, यह प्रभाव कहलाता है कम्यूटेशन प्रभाव कहलाता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रभाव से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं डीसी जनरेटर के अंदर, तो आप थोड़ा नोट कर सकते हो। पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि अगर कम्यूटेशन बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ का मतलब ये बनता है कि ये जो कार्बन ब्रश है इसका ए नंबर से बी नंबर पर आने का जो पीरियड है, जिसे मैंने बोला कम्यूटेशन पीरियड, वो अगर मान लीजिए काफी कम है तो स्मूथ कम्यूटेशन है उस टाइम तो इसमें क्या होगा, जो स्पार्किंग है वो बहुत ही कम होगी। परंतु अगर रफ कम्यूटेशन है, जिसे अपने बोला जाता है अंडर या ओवर कम्यूटेशन बोला जाता है, जो कि रफ कम्यूटेशन है, उस कंडीशन के अंदर स्पार्किंग काफी ज्यादा होगी। तो स्पार्किंग होगी एक, तो पहला तो इफेक्ट ये पड़ेगा, स्पार्किंग होगी। यहाँ जब एक ए से बी पर जाएगा तो स्पार्किंग होगी। दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा, वोल्टेज डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, डीसी जनरेटर की वोल्टेज घट जाएगी, क्योंकि ये रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा हो रही है इसके साथ में, जो कि वोल्टेज को घटाने का काम करेगी। इसके बाद में
जनरेटर की जो इफिशियंसी है, दक्षता, ये अपने टॉपिक करने वाले हैं थोड़े नेक्स्ट क्लास के अंदर ही कि दक्षता क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है। तो ये जो इफिशियंसी ये भी डाउन हो जाएगी। चौथा प्रभाव ये पड़ेगा, पावर लॉस बढ़ जाएगा। डीसी जो जनरेटर का जो पावर लॉस है ये बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इतने सारे इफेक्ट पड़ जाते हैं। एक कोई डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन अगर इफेक्ट होता है तो और वो तो होगा ही होगा, क्योंकि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता ही है, कार्बन ब्रश होता ही है, तो ये इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है। तो इस इफेक्ट को अब अपने रिड्यूस करना है, कम करना है। बिल्कुल जीरो करना तो काफी नामुमकिन सा है, परंतु कम काफी ज्यादा कर सकते हैं, अपने कम कर सकते हैं। तो कम करने की कुछ विधियां हैं। पहली विधि तो ये है कि आप एक काम कर सकते हो कि ये जो कार्बन ब्रश जो यूज में ले रहे हो इसका प्रतिरोध बढ़ा दो, यानी हाई रेजिस्टेंस वाला ब्रश यूज करना चाहिए। पहला तो उपाय है, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके अगर आपको बताऊं, ये आप इसको डायग्राम को नोट कर लीजिएगा। तो अगर आपको कम्यूटेशन कम करना है तो कम करने के उपाय जो हैं वो इस प्रकार से है। पहला काम आप ये कर सकते हो, हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश, यानी कार्बन ब्रश जो है, अगर ये तो काम तब करना चाहिए जब स्मूथ कम्यूटेशन हो रहा है, रफ नहीं हो रहा, काफी कम कम्यूटेशन हो रहा है, स्पार्किंग वगैरह कम है, वोल्टेज डाउन भी उतना नहीं हो रहा, तो ये हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश यूज करोगे तो फिर वो प्रभाव है वो कम हो जाए, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा है तो स्पार्किंग जो होगी वो काफी कम होगी। तो ये काम कर सकते हो, परंतु ये काम करना ठीक है, इससे थोड़ा सा ये काम और हो जाता है कि जो लोड की जो करंट है वो काफी डाउन हो जाती है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस वाला अगर ब्रश यूज करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप काफी ज्यादा करने लग जाता है, आउटपुट में वोल्टेज कम हो जाती है। तो इससे अच्छा एक बहुत अच्छा उपाय है कि एक वाइंडिंग होती है जिसे बोला जाता है कम्यूटेटिंग वाइंडिंग। कम्यूटेटिंग वाइंडिंग ये अगर अपने कर दे एक डीसी जनरेटर के अंदर, और एक बहुत बड़ा डीसी जनरेटर है, एक बहुत अच्छी कंपनी का अगर डीसी जनरेटर है तो उसमें तो ये वाइंडिंग पहले से ही की जाती है ताकि ये इफेक्ट हो ही ना। ये तो होगा, मतलब इससे इफेक्ट जो पड़ेगा वो कम पड़ेगा डीसी जनरेटर पर। तो कम्यूटेटिंग वाइंडिंग जो की जाती है इंटरपोल पर, जो कि इंटरपोल्स पर कम्यूटेटिंग वाइंडिंग कर दे तो ये जो इफेक्ट है ये कम हो जाएगा। अब ये इंटरपोल वाइंडिंग या कम्यूटेटिंग वाइंडिंग क्या है ये आप समझिएगा। आप दो उपाय लिख सकते हो कम्यूटेशन इफेक्ट को कम करने के लिए। तो कम्यूटेटिंग जो वाइंडिंग है ये आप देखो साथियों किस प्रकार से करते हैं। एक कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होती है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग से भी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है वो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को भी कम करती है, थोड़ा बहुत कम्यूटेशन इफेक्ट को भी डाउन कर जाती है। तो इंटरपोल कैसे होते हैं, ये मेन पोल है, मान लीजिए N है और ये S है। मेन पोलों के साथ ही, मेन पोलों के साथ यानी उसी बॉडी पर ही छोटे छोटे पोल स्थापित किए जाते हैं और इनकी जो संख्या है वो मेन पोल की संख्या के बराबर होती है। अगर मान लीजिए आर्मेचर आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये जो पोल होगा ये S पोल होगा और ये N होगा, यानी आर्मेचर जिस दिशा में घूम रहा है तो आगे जो मेन पोल आता है उसकी दिशा में इंटरपोल की डायरेक्शन होती है। तो ये इंटरपोल ऐसा होगा, ये इंटरपोल है, ये इंटरपोल है, तो मैं आईपी लिख देता हूं, इंटरपोल है। ये मेन पोल है, ये एमपी है मेन पोल। तो मेन पोल के बीच में एक वाइंडिंग करते हैं, यहां पर एस पोल ये रहा, एस पोल ये रहा, तो इसका मतलब इसमें और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम होगी तभी दोनों में एस पोल बनेगा, और इनमें करंट की डायरेक्शन सेम होगी तभी दोनों में एन पोल बनेगा। अब जो ये जो वाइंडिंग का जो कनेक्शन है, यहां इनको तो अपने डीसी सप्लाई देनी है, इनको तो डीसी सप्लाई देनी है तभी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, बीच में आर्मेचर पड़ा है वो उसको काटेगा।
परंतु इसका जो संयोजन है इंटरपोल का वो कुछ ऐसा होता है, ये मान लीजिए आर्मेचर है और ये इसके जो कार्बन ब्रश आ गए, तो इसमें जो संयोजन होता है, इसका जो संयोजन होता है इंटरपोल का, वो आर्मेचर के बिल्कुल सीरीज क्रम में होता है। यहां समझ में नहीं आए तो आप यहां देखो, मान लो शंट जनरेटर है, एक बात मान लेते हैं शंट जनरेटर है, तो जो इंटरपोल वाइंडिंग है इसका जो संयोजन है वो आर्मेचर के जस्ट एकदम सीरीज क्रम में होगा। ये इंटरपोल वाइंडिंग है, ये इंटरपोल वाइंडिंग है जिसे अपने इंटरपोल पे लगाते हैं, कम्यूटेटिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो ये जो इंटरपोल वाइंडिंग है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में की जाती है। अब ये कैसे कम्यूटेशन इफेक्ट को कम करेगी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होता है साथियों कि ये जो कम्यूटेटर पर जो वाइंडिंग की जाती है इंटरपोल वाइंडिंग, इसका कनेक्शन और आर्मेचर में चलने वाली धारा, वाइंडिंग में चलने वाली धारा का कनेक्शन दोनों का उल्टा होता है। मतलब आर्मेचर में जिस क्रम में धारा चलेगी, जिस डायरेक्शन में चलेगी, इंटरपोल में जस्ट उसका अपोजिट चलेगी। तभी तो यहाँ एस पोल किया और यहाँ एन किया। एस करेंगे तो यहाँ पर जो करंट चलेगी इस आर्मेचर के, इस कम्यूटेटर के अंदर, सॉरी इंटरपोल के अंदर जो करंट चलेगी इंटरपोल वाइंडिंग के अंदर, वो जस्ट एकदम आर्मेचर वाइंडिंग की चलने वाली धारा से एकदम अपोजिट होगा। तो होगा क्या कि जब मान लीजिए जिस 2 नंबर वाइंडिंग के अंदर एक रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा हो रही थी, कार्बन ब्रश ए से बी पर आया तब, तो उस वोल्टेज के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक वोल्टेज पैदा करके दे देगा ये इंटरपोल। जिस डायरेक्शन के अंदर रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा हुई उसके बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर एक वोल्टेज पैदा करके दे देगा इंटरपोल। कैसे? क्योंकि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में है। तो अगर आर्मेचर के अंदर धारा का परिवर्तन होगा, दिशा का परिवर्तन होगा, जैसे अपने पढ़ा था अभी 2 नंबर में दिशा में 2 नंबर वाइंडिंग के अंदर करंट की डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो इसमें भी होगा इंटरपोल के अंदर। उसमें अगर क्लॉकवाइज हुआ तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चेंज होगा। वोल्टेज इसमें पैदा हो रही थी रिएक्टेंस वोल्टेज, तो इसमें भी एक वोल्टेज पैदा होगी जो कि रिएक्टेंस वोल्टेज का जस्ट एकदम उल्टा होगी। दोनों वोल्टेज आपस में नेग्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले का मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर की उस वाइंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड और इंटरपोल का मैग्नेटिक फील्ड आपस में उल्टे हैं, तो काटेंगे एक दूसरे को काट कर न्यूट्रलाइज कर देंगे। वोल्टेज जो रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा होती है उसको बिल्कुल डाउन कर देंगे। इसके कारण क्या होगा, जो कम्यूटेशन इफेक्ट है ये बिल्कुल ही घट जाएगा। दोबारा सीखो साथियों, अपने लगा रहे हैं एक डीसी मशीन के अंदर इंटरपोल, ये मोटर में भी होता है और जनरेटर में भी होता है। होता क्या है, इंटरपोल जो होता है वो मेन पोल के बिल्कुल संख्या उनके बराबर होती है, परंतु आर्मेचर में जिस दिशा में करंट चलेगी बिल्कुल उसकी अपोजिट दिशा के अंदर इनका कनेक्शन किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आर्मेचर के अंदर जो 2 नंबर वाइंडिंग थी, भी डायग्राम से सीखा था, रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा हुई, उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट के अंदर इसके अंदर एक वोल्टेज पैदा होगी जो कि उस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर देगी और कम्यूटेशन जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये है उपाय कम्यूटेशन इफेक्ट को कम करने का। प्रश्न पूछा जा सकता है कम्यूटेशन दोष को खत्म करने के लिए क्या उपाय करते हैं, तो इंटरपोल वाइंडिंग या कम्यूटेटिंग वाइंडिंग या इंटरपोल स्थापित करते हैं। इनकी संख्या मेन पोल की संख्या के बराबर होती है और इनका जो कनेक्शन है वाइंडिंग का वो आर्मेचर के सीरीज क्रम में होता है। तो उम्मीद है आपको कम्यूटेशन जो प्रभाव है वो समझ में आया होगा, कैसे रिड्यूस करते हैं, खत्म करते हैं, वो भी समझ में आया होगा। तो कोई मुश्किल तो है नहीं। आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन मेनली ये 2 इफेक्ट होते हैं डीसी जनरेटर के अंदर। इसके बाद आज की क्लास यही खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डीसी जनरेटर के अंदर लॉसेज पढ़ेंगे और उसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब डीसी जनरेटर के अंदर 3 प्रकार के टेस्ट भी होते हैं जो कि हमें डीसी जनरेटर के अंदर उसकी इफिशियंसी भी बताते हैं, नो लोड पर या फुल लोड पर कितनी इफिशियंसी है वो बताते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन भी बताते हैं, स्विनबर्न टेस्ट है, रिटार्डेशन टेस्ट है और
एक टेस्ट और भी होता है। तो इस प्रकार से ये जो है ये अपने डीसी मोटर जब करेंगे तो तब कर लेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर ही इसका यूज होता है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास का यही समापन करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया है, कुछ नॉलेज मिला है, तो इसको आप लाइक कर सकते हो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और तो डिसलाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।